तकरीबन आधे घंटे बाद सईद अहमद बाजार से उसकी फरमाइश के मुताबिक हड्डियों वाला कच्चा गोश्त ले आए। उन्होंने समर को पागल खाने भेज दिया। अब वो मास्टर यूशे के साथ इस मकसद से लगे हुए थे कि उन्हें माइक्रोफिल्म मिल जाएगी। मास्टर यूशे ने उन्हें कमरे में बैठने के लिए कहा। होटल के बहरे से उसने एक सेर दूध मंगवाया। जब दूध आ गया तो वो एक पैकेट में कच्चा गोश्त लेकर और दूध का बर्तन लेकर बाहर चला गया। सईद अहमद नहीं जानते थे कि वो कहाँ गया है। वो अपने बाजू वाले कमरे में गया था जहाँ मादाम बैठी हुई थी। वहाँ पहुँचते ही उसने अजनबी जुबान में गुफ्तगू शुरू कर दी जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। लेकिन मास्टर यूशे जो कुछ आंखों से देख रहा था उसे अपनी आदत से मजबूर होकर कभी कभी अंग्रेजी में सोच रहा था, जिसके बायस मुझे ये पता चल रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। मास्टर यूशे ने गोश्त का पैकेट जाकर एक मेज़ पर रखा और उसे खोल दिया। मादाम जो कुर्सी पर बैठी हुई थी वो गोश्त को देखते उस पर झुक गई और उसे चबा चबा कर खाने लगी और हड्डियों को भंबोड़ने लगी। मैं बड़ी हैरानी से दिमाग की स्क्रीन पर वो तमाशा देख रहा था। एक सेर गोश्त खाने के बाद और हड्डियों को अच्छी तरह भंबोड़ने के बाद वो दूध के प्याले में मुंह डालकर इस तरह पीने लगी जैसे कुत्ते या बिल्ली जुबान से दूध को चाटती हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कोई औरत है या बिल्ली या कुतिया है। जो कुछ भी है अजीबोगरीब है, लेकिन अजीबुल खलकत नहीं है। वो सर से पांव तक औरत ही होगी। अगर वो अजीबुल खलकत होती तो जहां से वो आई थी वहां से उस होटल तक लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाती। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। मास्टर यूशे मेरे खिलाफ कोई ज़बरदस्त हरबा इस्तेमाल कर रहा था और जो कुछ वो करने वाला था उसका मुझे इल्म नहीं हो सकता था, क्योंकि वो उस मादाम से अजनबी ज़ुबान में बातें करता था और इसी ज़ुबान में मंसूबे बनाता। ऐसी सूरत में मैं ये कैसे मालूम कर सकता था कि वो मुझ तक पहुंचने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करने वाला है। उस वक्त मेरे दिमाग में आई कि टेलीपैथी जानने वाले के लिए दुनिया की मारूफ ज़ुबानें सीखना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखने पर तवज्जो नहीं दी तो आइंदा भी इसी तरह अपने दुश्मनों के सामने अहमक बनता रहूँगा। थोड़ी देर बाद मास्टर यूशे उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया। सईद अहमद उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसे देखते ही उन्होंने कहा, मैं कब तक यहाँ बैठा रहूँगा? मैंने समर को पागल खाने की तरफ भेज दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। तुम फिक्र न करो, मैं अभी मालूम करता हूँ। ये कहकर मास्टर यूशे समर के जहन में झांकने लगे। मैं भी मास्टर यूशे की मार्फत दिमाग की स्क्रीन पर समर को देख रहा था। वो एक टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी पागल खाने की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर बाद मास्टर यूशे ने कहा, तुम्हारी समर इस वक्त एक गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई तुम्हारे बारे में सोच रही है। शायद अभी उसका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। फिलहाल तुम मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम्हारे पास फरहाद की कोई चीज़ है? सईद अहमद ने पूछा। कोई चीज़ से क्या मुराद है? यही कि फरहाद का कोई रुमाल या कलम या घड़ी या ऐसी कोई चीज़ जो तुम्हारे पास भूल गया हो? सईद अहमद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं। ताज्जुब है कि आप दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं। क्या दो दोस्त एक दूसरे की निशानी या यादगार के तौर पर कोई चीज़ अपने पास नहीं रखते? सईद अहमद ने जवाब दिया, दोस्तों की निशानी इसलिए रखी जाती है कि वो बिछड़ जाएं तो उनकी जुदाई में उनकी निशानी उनके पास रहे और उनकी याद दिलाती रहे। लेकिन फरहाद जैसे शख्स के साथ दोस्ती करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी कोई चीज़ निशानी के तौर पर महफूज रहे, क्योंकि वो बिछड़ कर भी और हज़ारों मील दूर जाकर भी हमारे अंदर मौजूद रहता है। ऐसी सूरत में उसकी कोई चीज़ मेरे पास कैसे रह सकती है? मास्टर यूशे ने तायद में सर हिलाया। हाँ, तुमने बड़ी अच्छी बात कही। हम जैसे लोगों से दोस्ती करने के बाद दूरी का एहसास नहीं होता। बहरहाल, जिस कॉटेज में तुम फरहाद को छोड़ आए हो वहाँ तो वो अब मौजूद नहीं होगा। जैसा कि मैं समझता हूँ वो चुपचाप बैठा हुआ मेरी सोच को पढ़ रहा होगा और अब तक वहाँ से निकल गया होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ तुमसे ये नहीं कहूँगा, इसलिए कि मेरा दुश्मन मेरी बातें सुनकर होशियार हो जाएगा। तुम मेरे साथ आओ, हम अभी और इसी वक्त उस कॉटेज की तरफ चलेंगे। सईद अहमद उसके साथ जाने के लिए उठ खड़े हुए। इस वक्त वो सोच रहे थे कि मुझसे कॉटेज में सामना होगा तो वो मेरे सामने शर्मिंदा होने की बजाय मुझसे शिकायत करेंगे कि मैंने ही उन्हें माइक्रोफिल्म वापस लेने और एयरपोर्ट जाने का मशवरा दिया, और इस मशवरे को मास्टर यूशे सोच के जरिए सुन रहा था। लिहाजा वो मेरे खिलाफ कदम उठाने पर मजबूर हो गई। ऐसा सोचते हुए वो मास्टर यूशे के पीछे चलते हुए कमरे से बाहर जाने लगे। अचानक ही ठिठक कर खड़े हो गए। उनके दिमाग में ये बात आ गई कि अगर मास्टर यूशे उनके दिमाग में झांक कर मेरे दिए हुए मशवरों को सुन रहा था तो फिर इस तरह तो वो मेरे दिमाग तक भी पहुंच सकता था। उन्हें बहुत देर बाद इस बात का ख्याल आया। मास्टर यूशे दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गया और उनकी तरफ पलटकर मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर सईद, मैं तुम्हारी सोच को पढ़ रहा हूँ। बहुत देर बाद ये बात तुम्हारे जहन में आई है कि फरहाद सोच के जरिए तुम्हें मशवरा देता और मैं तुम्हारे दिमाग में झांकता रहता।
तो फौरन तुम्हारे दिमाग के जरिए मैं उसके दिमाग तक पहुंच जाता। अब जबकि ये बात तुम्हारी समझ में आ गई है तो फिर ये समझ लो कि मैंने गलत कहा था। फरहाद बिल्कुल खामोश है। दरअसल मैं ही तुम्हारे दिमाग में झांक रहा था और मैंने ही तुम्हें माइक्रोफिल्म लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाने का मशवरा दिया था ताकि मैं तुम्हें अपना आलाकार बना लूं। सईद अहमद ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम अभी तक मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे और मैं फरहाद जैसे दोस्त को एक दुश्मन समझ रहा था। अच्छा हुआ कि मुझे अक्ल आ गई। मास्टर यूशी ने कहका लगाते हुए कहा, तुम्हारी अक्ल अब तुम्हारी नहीं, क्योंकि अब वो मेरे कंट्रोल में है। अब तुम्हारी अक्ल आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कुछ मैं कहूँगा वही कुछ तुम्हारा दिमाग सोचेगा। अगर तुम सोचना नहीं चाहोगे तो पागल बन जाओगे। सईद अहमद ने बड़ी तल्खी से कहा, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। तुम्हारे हुक्म से इनकार करके मैं समर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और मेरी इस मजबूरी को फरहाद भी सुन रहा होगा, इसलिए मुझे उसके सामने शर्मिंदगी नहीं होगी। मेरे इत्मीनान के लिए यही काफ़ी है कि वो अब तक सोच के जरिए तुम्हारी गिरफ्त में नहीं आया और मैं ये पेशगोई कर दूं मास्टर यूशे कि तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। फरहाद कितना चालाक और ख़तरनाक है, बस तुम इसी बात से अंदाज़ा कर लो कि तुम दूसरों को अपना आलाकार बनाते जा रहे हो मगर फरहाद तक नहीं पहुंच रहे हो। वो अब भी तुम्हें तिगनी का नाच नचा रहा है, तुम्हें हमेशा अपने पीछे दौड़ाता रहेगा। मिस्टर सईद, अब वो मुझे अपने पीछे दौड़ाता है या मैं उसे अपने पीछे दौड़ने पर मजबूर करूंगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तुम मेरे हुक्म के पाबंद हो, लिहाजा मेरे साथ चलो। ये कहकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। सईद अहमद उसके साथ बाहर आ गए। वो अपने कमरे के दरवाजे को लॉक करने के बाद अपने साथ वाले कमरे की तरफ गया और उस कमरे पर दस्तक देकर अजनबी जुबान में मादाम से कुछ कहने लगा। थोड़ी देर बाद मादाम कमरे से बाहर आ गई। उसने भी अपने कमरे को लॉक कर दिया। फिर वो तीनों कॉरिडोर से गुजरते हुए होटल से बाहर जाने लगे। मास्टर यूशे ने महज मेरे दिमाग को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए अपने मुल्क से यहाँ तक एक तवील सफ़र किया। वो मेरे लिए अपना बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया कर रहा था। ऐसे बैनुल-अक़वामी तर्ज के मुजरिमों का वक्त बहुत कीमती होता है और वो अपने दिन और रात सिर्फ मेरी ही फिक्र में गुजार रहा था। वो अब जो भी कदम उठा रहा था उसके पीछे कोई गहरा मकसद पोशीदा था, मगर अफसोस कि मैं उसकी प्लानिंग को नहीं समझ सका। हमारे दरमियान अजनबी जुबान का पर्दा हायल था। वो दोनों सईद अहमद की कार में पिछली सीट पर बैठे हुए थे और सईद अहमद कार ड्राइव करते हुए मरी की तरफ जाने के लिए होटल दिलशाद के करीब से गुजर रहे थे। जब वो इस्लामाबाद से आगे बढ़ गए तब मास्टर यूशे ने समर के दिमाग में झांक कर देखा। वो पागल खाने पहुंच गई थी। एक डॉक्टर के साथ उस कमरे की तरफ जा रही थी जहां उसके बाप को रखा गया था। मास्टर यूशे ने पिछली सीट से कहा, मिस्टर सईद, तुम्हारी समर पागल खाने तक पहुंच गई है। तुम खामोशी से कार ड्राइव करते रहो, मैं उसके बाप के दिमाग में झांक कर देखता हूँ कि वहाँ क्या गड़बड़ है। सईद अहमद ने अकब नुमा आईने में उसे देखते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जब मंजिल आ जाएगी तब आपको मुखातिब करूँगा। एक बात बताएं मिस्टर सईद, समर का बाप किन हालात में पागल हुआ? सईद अहमद बताने लगे कि किस तरह समर के बाप ने दूसरी शादी की और दूसरी बीवी फिरोज़ा ने एक दवा के जरिए उन्हें पागल बना दिया। उनकी बातें सुनने के बाद मास्टर यूशे पिछली सीट की पुश्त पर टेक लगाकर बैठ गया और समर के जहन में झांकने लगा। समर उस वक्त कमरे के सामने पहुंच गई थी जिसमें उसके बाप को कैद किया गया था। डॉक्टर ने दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर जाने के लिए कहा। चूंकि समर का बाप खतरनाक किस्म का पागल नहीं था, इसलिए मुलाकात करने वालों को आसानी से इजाज़त दे दी जाती। समर का बाप कमरे में अपने बेड पर लेटा हुआ खामोशी से छत को घूर रहा था। किसी के अंदर आने से उसके देखने के अंदाज में जरा भी तब्दीली पैदा न हुई। समर जो उसकी बेटी थी करीब जाते हुए जरा घबरा रही थी। उसने सहारे के लिए पलट कर देखा। डॉक्टर भी उसके पीछे ही कमरे में आ गया। डॉक्टर को देखकर जरा हिम्मत बंदी तो उसने बाप को मुखातिब किया, डैडी, मुझे देखिए डैडी, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी समर हूँ। उसके बाप ने पलकें झपकाईं, फिर जरा गर्दन घुमाकर बेटी की तरफ देखा। उसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से आरी था। डॉक्टर ने आगे बढ़कर कहा, मिस्टर, तुमने वादा किया था कि तुम अपने सामने आने वाली हर चीज़ को और हर शख्स को समझने की कोशिश करोगे। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अपने वादे के मुताबिक बहुत सी बातें समझने लगे हो कि ये बिस्तर है, ये दीवारें हैं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। इसी तरह इस बच्ची को समझो ये कौन है, और समझने के लिए इतना इशारा काफ़ी है कि ये तुम्हें डैडी कह रही है। उसने अपनी बेटी को देखते हुए कहा, हाँ डॉक्टर, तुमने मुझे समझाया था कि पिछले दिनों मुझसे एक लड़की मिलने के लिए आई थी। वो मेरी बेटी थी, शायद ये वही लड़की है और मेरी बेटी है, मगर मुझे कुछ क्यों याद नहीं आता। मुझे बताओ मैं कब इसका बाप बनकर पैदा हुआ था? डॉक्टर ने कहा, तुम फिर बहक रहे हो। तुम बाप बनकर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि ये तुम्हारी बेटी बनकर पैदा हुई थी। यानी इस दुनिया में पहले बाप पैदा होते हैं
फिर बेटियां पैदा होती हैं। अच्छा समझ गया, पहले मैं पैदा हुआ, फिर मेरी बेटी पैदा हुई। पहले मैं इस पागलखाने में आया हूँ, अब मेरी बेटी यहाँ कर रहेगी। तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, ये तुम्हें देखने आई है। तुम्हारी बेटी उम्मीद लेकर आई है कि तुम इसे पहचान लोगे। इंसान का लाशऊर इस कदर कमज़ोर हो जाए कि उसमें दबी हुई तमाम बातें, तमाम यादें उभर कर शऊर की हद तक ना पहुंच सकें तो इंसान पिछली बातें भूल जाता है। ऐसे वक्त में कहते हैं कि उसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। फिरोज़ा ने ऐसी दवा उसको दूध में मिलाकर पिलाई थी कि उसके सोचने की तमाम सलाहियतें ख़त्म हो गई थीं। इब्तदा में बहुत सी सोचें गड़मड़ होकर आंधियों की तरह उसके दिमाग में गूंजती रहती थीं। फिर वो रफ्ता रफ्ता नॉर्मल होता गया और इस तरह खामोश रहकर अपने सामने की चीज़ों को तकने लगा, जैसे वह बिल्कुल खाली ज़हन हो गया हो। फिर डॉक्टर उसका इलाज करता रहा, उसके सामने की चीज़ों को बतलाता रहा, समझाता रहा कि ये सब क्या हैं, लेकिन उसके लाशऊर को ना कुरीद सका। अब इस बात की ज़रूरत थी कि उसका माजी उसको याद दिलाया जाए। मास्टर यूशे उसके जहन में झांकते हुए कहने लगा, ये जो लड़की सामने खड़ी हुई है, ये मेरी बेटी है। हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। मेरा नाम बरकत अली है। मैं एक बहुत बड़ा ताजिर हूँ, करोड़ों की जायदाद का मालिक हूँ। पहली बीवी के मरने के बाद मैंने फिरोज़ा नाम की एक औरत से शादी की थी। वो औरत मेरी बेटी और मेरी जायदाद की दुश्मन बन गई। अब मुझे याद आता जा रहा है। एक रात मैंने सोने से पहले दूध पिया। उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा कि मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ। शायद उसी दूध में उस दुश्मन औरत ने दवा मिला कर दी थी। हाँ, मुझे अब याद आता जा रहा है। ये लड़की जो सामने खड़ी है मेरी बेटी है। इसका नाम समर है। मास्टर यूशे बड़े इत्मीनान से समर के बाप सेठ बरकत अली के दिमाग की तारीकियां दूर कर रहा था। उसके लाशऊर से पिछली यादों को उभारता हुआ उसके शऊर तक पहुंचा रहा था। सेठ बरकत अली इस दौरान इस सोच को समझता जा रहा था और अपने सामने खड़ी हुई समर को देखता जा रहा था। मास्टर यूशे ने समर को नहीं देखा था कि उसका नाक नक्शा कैसा है, लेकिन बरकत अली की निगाहों के जरिए और उसकी सोच के जरिए वो समझ रहा था कि वो कैसी है। उसके रंगो रूप को समझकर वो बरकत अली के दिमाग में कह रहा था, हाँ, अब मैं अपनी बेटी को पहचान रहा हूँ। ये ऊंची सी नाक, ये गुलाबी से होंठ जो मुझे डैडी कहकर पुकारा करते थे, ये बड़ी बड़ी मासूम आंखें जो जिद करती थी और जिद पूरी ना होने की सूरत में आंसू बहाने लगती थी। अब मैं ये पहचान रहा हूँ। हाँ, ये सूरत अब मेरे जहन में पूरी तरह वाज़ेह हो गई है। वाकई मास्टर यूशे बड़ी कामयाबी के साथ उसकी याददाश्त को बहाल कर रहा था। सेठ बरकत अली के जहन में समर की कितनी ही तस्वीरें वाज़ेह होती जा रही थीं। उसका चेहरा रोशन हुआ तो साथ ही सारे रिश्तेदारों के चेहरे रोशन होते गए। फिरोज़ा की तस्वीर भी सामने आ गई कि वो कौन है और कैसी है, और उसने जायदाद के लालच में उनके साथ कैसा सलूक किया। तमाम बातें जब उन्हें याद आईं तो उन्होंने दोनों बाजू फैलाकर कहा, मेरी बच्ची, मैंने तुझे पहचान लिया है। मुझे सब कुछ याद आ गया है। मेरे सीने से लग जा। समर बेख्तियार दौड़ती हुई उनके पास आई और उनके सीने से लगकर रोने लगी। दोनों बाप बेटी की आंखों में आंसू रवां थे। डॉक्टर उन्हें मुस्कुरा कर देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। सेठ बरकत अली कह रहे थे, समर, जब मैं रात को सोने के लिए अपनी ख्वाबगाह में जा रहा था तो तुमने कहा था कि तुम नए मॉडल की कार खरीदना चाहती हो। इसके लिए तुम्हें 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं दूसरे दिन तुम्हें यह रकम दे दूंगा, तुम वह नए मॉडल की कार खरीद लेना। समर ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, डैडी, अब वो कार नए मॉडल की नहीं रही, क्योंकि इस बात को 1 साल गुजर चुका है। सेठ बरकत अली ने हैरानी से उसे और डॉक्टर को देखते हुए कहा, क्या वाकई कि इस बात को 1 साल गुजर चुका है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पिछली रात समर से ये बात कही थी और अब सुबह मेरी आंख खुली है। सुबह मैं समर को उसकी मर्जी की कार दिलाना चाहता हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस बात को 1 साल गुजर गया है। डॉक्टर ने आगे बढ़कर सेठ बरकत अली के शाने थपथपाते हुए कहा, हाँ, आप ऐसा ही महसूस करेंगे क्योंकि आप जहनी तौर पर सोए हुए थे। जब जहन सो जाता है तो वक्त गुजरने का एहसास नहीं रहता। जहन बेदार होने के बाद ऐसा ही लगता है जैसे ये थोड़ी देर पहले की बात हो। खुदा का शुक्र है कि आप पूरी तरह होश में आ गई हैं, अपने माजी को अच्छी तरह याद कर रही हैं। अब यहाँ आपके दूसरे रिश्तेदारों को बुलाया जाएगा। अगर आपने उन्हें भी पहचान लिया तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। मास्टर यूशे ने सेठ बरकत अली से सोच का राब्ता ख़त्म कर दिया। सईद अहमद खामोशी से कार ड्राइव कर रहे थे। उस वक्त उनकी कार मरी शहर में दाखिल हो चुकी थी। मास्टर यूशे ने पूछा, मिस्टर सईद, ये कौन सी जगह है? ये मरी है। हम अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। क्या आपने बरकत अली के जहन में झांक कर देखा था? मास्टर यूशे ने पिछली सीट पर ज़रा सीधे होकर बैठते हुए कहा, हाँ, मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका हूँ। समर का बाप नॉर्मल हो गया है और उसे माजी की तमाम बातें याद आ रही हैं। लो, मैंने तुम्हारे ये काम कर दिया। अब तुम्हें खुश होना चाहिए और मुझ पर भरोसा करना चाहिए कि मैं आइंदा भी तुम्हारे काम आता रहूँगा।
सईद अहमद ने नागवारी से जवाब दिया, मैं इस सिलसिले में तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने समर के वालिद का पागलपन दूर कर दिया है। लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि अगर तुम्हारी जगह फरहाद होता तो वो भी ये काम आसानी से कर लेता। मैं फरहाद के एहसानात को और उसकी दोस्ती को कभी नहीं भुला सकता। मैं मजबूरन तुम्हारे काम आ रहा हूं। मुझे अपनी और समर की जिंदगी अजीज है, इसलिए जब तक तुम मुझे अपनी उंगलियों पर नचाते फिरोगे मैं खामोशी से नाचता रहूंगा। मुझे यकीन है कि तुम इस मुल्क की सरजमीन पर ज्यादा अरसे सांस नहीं ले सकोगे। या तो तुम्हें मुंह की खाकर यहां से भागना होगा या इसी मिट्टी में दफन हो जाना होगा। मास्टर यूशे उनकी बात सुनकर कह कह लगाने लगा। मिस्टर सईद, हर शख्स अपने अपने तौर पर खुशफहमी में मुब्तला रहता है। तुम्हारी तरह मैं भी खुशफहमी में मुब्तला हूं कि फरहाद मेरे हाथों यहाँ की मिट्टी में दफन होगा। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन बाजी ले जाता है। सईद अहमद ने फिरोजा के कॉटेज के सामने पहुंचकर गाड़ी रोक दी और उससे कहा, यही वो कॉटेज है जहां मैं फरहाद को छोड़कर गया था। मास्टर यूशे ने कार की खिड़की से झांककर कॉटेज की जानिब यूं देखा जैसे मालूम करना चाहता हो कि मैं वहां मौजूद हूं या नहीं। वह कॉटेज में मेरी मौजूदगी मालूम करना चाहता था और मैं उससे बहुत दूर होटल दिलशाद के एक कमरे में बैठा उसकी मौजूदगी को समझ रहा था कि वो कहाँ है। उसने पलटकर मादाम से अजनबी जुबान में कुछ कहा। क्या कहा मैं ना समझ सका, लेकिन मादाम की हरकतें समझ रहा था जो मास्टर यूशे के जहन के जरिए मुझ तक नशर हो रही थीं। मास्टर यूशे की बातें सुनते ही मादाम एकदम से जोश में आ गई, मुट्ठियां भींच रही थी और गुर्राती हुई कॉटेज की तरफ देख रही थी। मास्टर यूशे ने उसका शाना थपथपाते हुए कुछ कहा जिसके बाद वो नरम पड़ गई। मेरी समझ में यही आया कि वो मादाम को जरा सब्र करने के लिए नसीहत कर रहा है। फिर वो उसके साथ कार से बाहर आ गया। उसने सईद अहमद से कहा कि वो आगे बढ़कर कॉटेज में दाखिल हों ताकि उसे मालूम हो सके कि कॉटेज के अंदर कौन कौन मौजूद है। सईद अहमद उसके कहने के मुताबिक कॉटेज के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। मैं ये बात जानता था कि मास्टर यूशे बिल्कुल नहत्ता है। वो अपने पास रिवॉल्वर वगैरह नहीं रखता। इस लिहाज से यह ताज्जुब खेज बात थी कि मुझ जैसे दुश्मन का सामना करने के लिए खाली हाथ कैसे आया है। मगर यह बात समझ में आती थी कि मादाम उसके लिए बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक हथियार है। वो बाहर मादाम के साथ खड़ा हुआ सईद अहमद की सोच को पढ़ रहा था। उसके ज़रिए ये मालूम कर रहा था कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ फिरोज़ा अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मास्टर यूशे उसकी सोच को पढ़कर कॉटेज के अंदर आ गया। वो सीधा फिरोज़ा के बेडरूम में आया। फिरोज़ा की हालत बहुत ही ख़राब थी। पता नहीं वो किस तरह कॉटेज में वापस आई थी और अब सईद अहमद को देखते ही वो कह रही थी, मैं 16 साल की हूँ। हाँ हाँ, तुम यकीन करो, मैं 16 बरस की हूँ। सब लोग मुझे बूढ़ी कहते हैं। क्या मैं बूढ़ी नजर आती हूँ? नहीं, मैं बूढ़ी नहीं हूँ, मैं 16 बरस की हूँ। वो उसे चीख चीख कर कह रही थी, जैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया हो। मास्टर यूशे कमरे में दाखिल होने के बाद उसे तवज्जो से देख रहा था, लेकिन उसकी बातें समझ नहीं रहा था क्योंकि फिरोज़ा उर्दू ज़ुबान में बुड़बुड़ा रही थी और वो ज़ुबान मास्टर यूशे के पल्ले नहीं पड़ रही थी। वो अब तक सईद अहमद से अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करता आया था। उसने सईद अहमद से कहा, यह क्या कह रही है, मुझे समझाओ। सईद अहमद खुद ही ना समझ सका कि उनकी फिरोज़ा आंटी को क्या हो गया है और वो किस तरह पागल हो गई। उसने ताजुब का इजहार किया और उससे कहा कि यह औरत उल्टी सीधी बातें कर रही है, जिससे पता चलता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। मास्टर यूशे ने कहा, इस औरत से मालूम करो कि फरहाद कहाँ है। सईद अहमद ने फिरोज़ा को मुखातिब करके उससे मेरे मुतल्लिक सवालात किए, लेकिन वह जवाब में सिर्फ अपनी कम उम्री के यकीन दिलाती रही। सईद अहमद ने बेजार होकर कहा, मास्टर यूशे ये कोई बात नहीं समझती, खुद अपनी ही बातें दोहराती रहती है, इससे कुछ पूछना फजूल है। मास्टर यूशे ने चारों तरफ देखते हुए कहा, फरहाद किस कमरे में रहता था, मुझे वहां ले चलो। सईद अहमद आगे बढ़ गए और फिरोज़ा के कमरे से निकलकर उस कमरे की तरफ जाने लगे जहां मैं रहता था। वहां पहुंचते ही मास्टर यूशे ने सवाल किया, मिस्टर सईद, आप देखें, क्या फरहाद की कोई चीज़ यहाँ रह गई है? सईद अहमद ने उनके सामने अलमारी खोली, फिर बिस्तर के करीब जाकर तकिया हटाया कि शायद कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मास्टर यूशे ने उन्हें बाथरूम में जाकर देखने के लिए कहा और खुद भी उनके पीछे बाथरूम में दाखिल हुआ। वहाँ मेरा वो लिबास पड़ा हुआ था जिसे गुस्ल करने से पहले मैंने उतारा था और सईद अहमद का कुर्ता और पायजामा पहना था। सईद अहमद मेरे इस लिबास को देखते ही ठिठक गए। वो नहीं चाहते थे कि मास्टर यूशे को मेरा वो लिबास दिखाएं, लेकिन उस टेलीपैथी जानने वाले शैतान से ये बात कहाँ छुप सकती थी। वो सईद अहमद की सोच पड़ चुका था। उसने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर सईद अहमद, आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश न करें। मुझे मालूम हो गया है कि ये लिबास फरहाद का है। आप एक तरफ खड़े हो जाएं। ये कहकर उसने मादाम को अजनबी जुबान में मुखातिब किया, फिर उस कोने में पड़े हुए मेरे लिबास की तरफ इशारा किया। इशारा होते ही मादाम दौड़ती हुई मेरे लिबास तक आई और फर्श पर झुक गई।
फिर उसे उठाकर इधर उधर से सूंघने लगी। जरा देर उसे सूंघने के बाद उसने लिबास को फर्श पर फेंक दिया। मैं शदीद हैरानी से वो मंजर देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर वो मादाम करना क्या चाहती है। फिर अचानक मेरे जहन को एक झटका सा लगा और मैं एकदम से उठकर खड़ा हो गया। मादाम मेरे लिबास को अच्छी तरह सूंघने के बाद अब उठकर खड़ी हो गई थी और सर उठाकर फिजा में चारों तरफ बू सूंघ रही थी। मैं फौरन ही समझ गया कि इस औरत में सूंघने की हिस्स शिकारी कुत्तों जैसी है। वो मेरे लिबास के जरिए मेरे जिस्म की बू को सूंघ रही है। फिर उसने अचानक ही हाथ के इशारे से मास्टर यूशे को बताया। वो उससे अजनबी जुबान में गुफ्तगू कर रही थी, मगर मैं मास्टर यूशे की सोच के जरिए समझ गया कि वो मेरा ठिकाना बता रही है। इतनी दूर वो सही मुकाम का तयन नहीं कर सकती थी, लेकिन फिजा में मेरी बू सूंघते ही उसने बताया कि मैं जुनूब की तरफ पाया जा सकता हूँ। उसकी बात सुनते ही मास्टर यूशे ने जेब में हाथ डालकर छोटा सा कुतुबनुमा निकाल लिया और उसके जरिए मालूम करने लगा कि जुनूब किस तरफ है। फिर उसने सईद अहमद को कॉटेज से बाहर चलने के लिए कहा। वो तीनों जब कॉटेज से बाहर आ गए तो मास्टर यूशे ने कुतुबनुमा पर नजर डालते हुए सईद अहमद से पूछा, अभी हम किस सिमत से यहाँ कॉटेज में आए हैं? हम जुनूब की तरफ से आए हैं, ये शुमाली इलाका है। मास्टर यूशे ने सर हिलाते हुए कहा, इसका मतलब है हम जिस शहर से आए हैं फरहाद इसी शहर में है या इसी के आसपास किसी इलाके में है। हमें फिर उसी तरफ वापस जाना है। मिस्टर सईद, आप कार ड्राइव करें, मैं आपके साथ बैठता हूँ और मादाम पिछली सीट पर बैठी हुई फरहाद की बू सूंघती रहेगी। मेरा इत्मीनान गारत हो गया। मैं समझ गया कि अब वो सीधी मेरी ही तरफ आएगी। मास्टर यूशे एक बड़ी आला कार को अपने साथ लगा कर ले आया था। पुलिस वाले शिकारी कुत्तों के जरिए बू सूंघते हैं, मुजरिमों तक पहुंचते हैं और मास्टर यूशे मादाम कुत्तिया को अपने साथ लेकर मेरी तरफ आ रहा था। मेरी एहतियाती तदाबीर के बायस उसकी टेलीपैथी का इल्म बेकार हो गया था। वो सोच की कड़ियां मिलाकर मुझ तक नहीं पहुंच सकता था, लिहाजा सूंघ सूंघ कर मेरी तरफ चला रहा था। अब मैं इस होटल में छुपकर नहीं रह सकता था। मैंने अपना ब्रीफकेस उठा लिया जिसमें फिरोजा के 2 लाख रुपए रखे हुए थे। मैं इस ब्रीफकेस को लेकर होटल के बाहर आ गया और सोचने लगा कि अब किस तरफ जाना चाहिए। मैं जिधर भी जाता हूँ मादाम मास्टर यूशे को उधर ही ले जाती है, जमीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। अब वो मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं मायूस होकर खुद ही मास्टर यूशे के सामने पहुंचकर घुटने टेक देता। मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक दम में दम है भागता रहूंगा और उन्हें अपने पीछे भगाता रहूंगा। देखना था कि इस भाग दौड़ का अंजाम क्या होता है। मैं एक टैक्सी में बैठकर सबसे पहले PIA के दफ्तर में गया। वहां मैंने मालूमात हासिल की कि फौरी तौर पर कौन सी फ़्लाइट मिल सकती है। इत्तफाक से एक फ़्लाइट 1 घंटे बाद कराची की तरफ जाने वाली थी। ये मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे एक सीट मिल गई। फ़्लाइट का टिकट लेने के बाद मैं टैक्सी में आकर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। फिर 100 के 2 नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम मुझे 45 मिनट तक इस शहर में घुमाते रहो। ये 200 रुपये तुम्हारे 45 मिनट का मुआवजा है। ड्राइवर ने पहले तो मुझे ताज्जुब से देखा, फिर खुश होकर उन नोटों को जेब में रखते हुए बोला, फरमाइए किधर ले चलूं? अभी तुम्हारी जहां मर्जी हो चलते रहो, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि किस तरह इस शहर का चक्कर लगाना है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके एक तरफ चलने लगा। मैंने सीट की पुश्त से टेक लगाकर मास्टर यूशे के जहन में झांकना शुरू कर दिया। इस वक्त वो सईद अहमद के जहन को पढ़ रहा था। इस तरह दोनों से मेरा राब्ता कायम हो गया। सईद अहमद मादाम के मुतल्लिक सोच रहा था। वो मास्टर यूशे से पूछना चाहते थे कि ये किस किस्म की औरत है। सूंघने की हिस्स तो जानवरों में होती है। वाकई वो सचमुच हैरान और परेशान कर देने वाली औरत है। लेकिन सईद अहमद ने मास्टर यूशे से मादाम के मुतल्लिक कुछ नहीं पूछा। मास्टर यूशे सईद अहमद की साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। उनकी सोच पढ़ने के बाद उसने हंसते हुए कहा, यह मुझे फरहाद तक जरूर पहुंचाएगी। हम इंसानों ने अपनी इब्तदाई जिंदगी में जानवरों से बहुत कुछ सीखा है। उनसे शिकार करने और पंजे मारने के तरीके सीखे हैं। उनसे फिजाओं में उड़ना सीखा है और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी तरह आपस में लड़ना सीखा है। ताज्जुब है कि हम तमाम हुनर जानवरों से सीखते हैं और डींगे मारने के लिए खुद को उनसे बरतर समझती हैं। मादाम का बाप जानवरों का एक बहुत बड़ा डॉक्टर था। उसने जानवरों की सूंघने की हिस्स पर सारी जिंदगी हैरत अंगेज तजुर्बात किए और फिर इन तजुर्बात को अपनी इस बेटी पर आजमाया। आज ये तुम्हारे सामने है। ये इंसान है मगर उसने सैकड़ों मील से जानवरों की सूंघने वाली हिस्स को अपना लिया है। तुम इसे जानवर न कहो, वरना मैं ये साबित कर दूंगा कि हम तमाम इंसान सीखने के मामले में जानवरों के शागिर्द हैं। सईद अहमद ने बड़ी बेबसी से कहा, अगर मैं कुछ पूछना ना चाहूं तब भी तुम सोच के जरिए मेरे सवाल को समझ लोगे। लिहाजा मैं तुमसे पूछूंगा कि मादाम के दोनों हाथों की उंगलियां हथेली की तरफ क्यों मुड़ी हैं? बिल्कुल जानवरों के पंजे मालूम होती है। मास्टर यूशे ने हंसते हुए कहा, हाँ,
बिल्कुल जानवरों की तरह पंजे हैं। मैं नहीं जानता कि इसके बाप ने इस पर कैसे तजुर्बात किए हैं, लेकिन इस जानवर नुमा औरत के कमालात मैं देख चुका हूँ। जब फरहाद से सामना होगा तो तुम भी देख लेना कि ये कैसे खतरनाक अंदाज में पंजे मारती है। वो बातें कर रहे थे और मैं सुन रहा था। मादाम के मुतल्लिक नई मालूमात हासिल हो रही थी। अगरचे मैं उससे दूर भाग रहा था, लेकिन हकीकतन उससे नहीं, मास्टर यूशे से दूर भाग रहा था। वरना मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस अजीबोगरीब औरत को एक बार करीब से देखूं। अभी तो मैं उससे दूर भाग रहा था। 20 मिनट गुजर चुके थे। मादाम मास्टर यूशे के साथ इस्लामाबाद पहुंच रही थी। वो खिड़की के बाहर सर निकाले नथने फुला फुला कर सूंघ रही थी। फिर मास्टर यूशे को अजनबी जुबान में मुखातिब करती। इस्लामाबाद पहुंचकर मास्टर यूशे ने सईद अहमद से कहा, वो मादाम बता रही है कि फरहाद यहाँ से बहुत करीब है। ये जहाँ जहाँ इशारा करे तुम गाड़ी को उसी तरफ मोड़ते जाओ। दूसरी तरफ मैं टैक्सी ड्राइवर को बताने लगा कि उसे किन रास्तों पर टैक्सी दौड़ानी है, ताकि मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फासला कायम रख सकूं। वो मेरी हदायत के मुताबिक पिंडी की सड़कों पर रास्ते बदल बदल कर गाड़ी दौड़ाने लगे। फिर हमारे दरमियान चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। ये बात वाकई हैरत अंगेज थी कि मैं जिस रास्ते से गुजर जाता, मादाम मेरे पीछे उसी रास्ते से मास्टर यूशे को लेकर गुजरती थी और सईद अहमद को हाथ के इशारे से बताती कि उन्हें किस तरह सिमतें बदल बदल कर मेरा पीछा करना है। अब 45 मिनट पूरे होने वाले थे। मुझे फौरन ही एयरपोर्ट पहुंचना था। उस वक्त मास्टर यूशे मादाम से अजनबी जुबान में कुछ कह रहा था। कुछ देर के लिए उसकी तवज्जो सईद अहमद से हट गई। मैंने फौरन ही सईद अहमद के जहन पर दस्तक देते हुए कहा, सईद साहब, अगर आप अपने फरहाद को बचाना चाहते हैं तो फौरन ही गाड़ी में कोई खराबी पैदा करें। मैंने सिर्फ गाड़ी में खराबी पैदा करने के लिए कहा था, मगर सईद अहमद ने मेरी तवक्को से ज़्यादा दोस्ती का सबूत दिया। उन्होंने फौरन ही एक झटके से स्टीयरिंग को मोड़ते हुए गाड़ी को फुटपाथ पर चढ़ा दिया। गाड़ी तेजी से घूमती और एक कोठी के मेन गेट को तोड़ती हुई अहाते में घुस गई। टैक्सी ड्राइवर ठीक वक्त का हिसाब रखते हुए मुझे एयरपोर्ट की तरफ ले जा रहा था। इस हादसे के वक्त मैंने मास्टर यूशे के जहन में झांक कर देखा तो उसकी हाजिर दिमागी गायब हो चुकी थी। उसका सर डैशबोर्ड से टकराया था। उसके दिमाग में बैक वक्त हादसे का खौफ था, अपनी जान बचाने की फिक्र थी। उसे जो चोटियां आई थीं उनसे उठने वाली टीसें उसे मेरी तरफ से गाफिल बना रही थी। जब अपनी ही जान के लाले पड़े हों तो फरहाद कहाँ याद आता है। मेरे लिए इतनी ही मोहलत काफ़ी थी। अलबत्ता मुझे इस बात का अफसोस था कि सईद अहमद उससे ज़्यादा ज़ख्मी होकर बेहोश हो गए थे। मैं उनकी इस दोस्ती और मोहब्बत के जज्बे को कभी नहीं भूलूंगा। 15 मिनट के बाद मैं जहाज़ में आकर अपनी सीट पर बैठ गया। उस वक्त मैंने मास्टर यूशे की बेबसी देखी। वो ज़ख्मी होने के बावजूद होश में था। मादाम को भी मामूली सी चोटें आई थीं, लेकिन वो दोनों मेरा पीछा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस हादसे के बायस पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया। अभी उन्हें सईद अहमद के साथ अस्पताल पहुंचाना और उनका बयान लेना बहुत ज़रूरी था। वो अजनबी देश में आकर इन कानूनी इक़दामात से कतराने की कोशिश नहीं कर सकते थे। अगर अपनी सलाहियतों को आजमाते तो ख़तरनाक मुजरिमों की हैसियत से मंजर-आम पर आ जाते। लिहाजा मास्टर यूशे को सब्र करना पड़ा। वैसे मादाम ने जहाज़ के परवाज़ करने से पहले ही मास्टर यूशे को अजनबी ज़ुबान में बता दिया था कि मैं उसी एयरपोर्ट पर हूँ जहाँ सुबह उनके जहाज़ ने लैंड किया था। मादाम की वो अजनबी ज़ुबान मेरी समझ में ना आती, लेकिन मास्टर यूशे ने पुलिस वालों के साथ अस्पताल की तरफ जाते हुए सोच के ज़रिए मुझसे कहा, फरहाद, मैं समझ रहा हूँ कि तुम मेरी सोच की लहरों को अपनी गिरफ्त में ले रहे हो, इसीलिए फ़रार होने में कामयाब हो रहे हो। मैं मानता हूँ कि तुम किस्मत के धनी हो, लेकिन मैंने इस वक्त टाइम नोट कर लिया है। पुलिस वालों से निजात हासिल करते ही मैं मालूम कर लूँगा कि इस वक्त कौन सी फ़्लाइट कहाँ गई है। बेटे, तुम कहीं अपनी कब्र बना लो और वहाँ दफन हो जाओ। मादाम मुझे लेकर वहाँ भी पहुँच जाएगी। ये कहकर वो खामोश हो गया। क्यों खामोश हो गया? उसकी सोच बता रही थी कि उसने मुझे चैलेंज किया है। उसका ख्याल था कि मैं उसके चैलेंज से भड़क कर बेख्तियार कुछ कहने पर मजबूर हो जाऊंगा, लेकिन मैं एक खूबसूरत सी एयर होस्टेस के नाजुक हाथ से लेमन जूस का गिलास लेने के बाद चुस्कियां ले रहा था। सफ़र के इख्तिताम तक मुझे ये मालूमात हासिल हो गई कि सईद अहमद बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं। उन्हें कम अज़ कम 1 हफ़्ता तक अस्पताल में रखा जाएगा। मास्टर यूशे सईद अहमद की तरफ से बहुत ज़्यादा मोहतात था कि कहीं वो पुलिस वालों के सामने उसकी असलियत जाहिर न कर दें। 1 घंटे के बाद उन्हें होश आया तो मास्टर यूशे ने फ़ौरन ही सोच के ज़रिए उन्हें वार्निंग दी, मिस्टर सईद, पुलिस को मेरे खिलाफ बयान न देना, वरना समर पागल बना दी जाएगी और तुम भी बयान देने के काबिल ना रह सकोगे।
सईद अहमद ने बड़ी नक्काहत से आंखें खोलकर उसे देखा और उसके जवाब में कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जो कुछ मैं तुम्हारे खिलाफ कर सकता हूं उससे ज्यादा फरहाद कर रहा है। इस हादसा ने मुझे समझा दिया है कि वो इसी तरह किसी दिन तुम्हें किसी हादसा का शिकार बना देगा। मेरे हाथों से स्टीयरिंग यूं ही नहीं बहक गया था। फिर फरहाद ने तुम्हारी गफलत से फायदा उठाकर मेरे दिमाग में हलचल मचा दी थी। तुम समझ सकते हो कि ऐसी हालत में मुझे किस तरह मजबूर किया गया था। सईद अहमद ने अपने बचाव की खातिर झूठ कह दिया कि मैंने उनके दिमाग में हलचल मचाई थी। इस झूठ की वजह से मास्टर यूशे उन पर शुबा न कर सका कि वो खुद को खतरे में डालकर इस हादसे के मुर्तकिब हुए थे। उस वक्त मास्टर यूशे दिल ही दिल में मुझे गालियां दे रहा था। मेरे बचकर निकल जाने पर अंदर ही अंदर तिलमिला रहा था। उसने कहा, मिस्टर सईद, फरहाद वाकई शैतान है। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि मेरे चंद लम्हों की गफलत से वो इतना बड़ा फायदा उठा लेगा। खैर, वो बकरा कब तक खैर मनाएगा? सईद अहमद ने जवाब दिया, बकरा वो है जो छुरी तले आ जाए। अब तक तो तुम ही उसकी जहानत तले आते जा रहे हो। हाँ, ये दुरुस्त है। मैं दुश्मनी के बावजूद उसकी जहानत की कदर करता हूँ। ऐसे शख्स को अपने सामने झुकाकर और उसे अपने आलाकार बनाकर मुझे कितनी खुशी होगी, ये मैं बयान नहीं कर सकता। वैसे फरहाद को समझ लेना चाहिए कि वो दुनिया के जिस हिस्से में पनाह लेने जाएगा, मादाम वहां पहुंच जाएगी, वो ख्वामखा मेरा और अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। सईद अहमद होश में आने के बाद मादाम को थोड़ी देर के लिए भूल गए थे। उसका जिक्र आया तो उन्होंने परेशान होकर कहा, यहां से निकलने के बाद मादाम तुम्हें कहाँ ले जाएगी? फरहाद इस वक्त कहाँ है? 1 घंटा पहले वो यहाँ की एक फ्लाइट से कहीं गया है। तुम बता सकते हो कि वो फ्लाइट कहाँ जाती है? सईद अहमद बताना नहीं चाहते थे। मास्टर यूशे ने फिर धमकी दी। वो मजबूर होकर बताने लगे, वो फ्लाइट कराची के लिए थी, मगर मेरा मशवरा है कि तुम अभी वहां ना जाओ। पहले इस मुल्क के तारीखी मुकामात और खूबसूरत इलाकों की सैर कर लो, नहीं तो फरहाद से मुलाकात होने के बाद सैर व तफरी की हसरतें लेकर दुनिया से उठ जाओगे। मास्टर यूशे उनकी बात का जवाब ना दे सका, क्योंकि उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर बयान लेने आ गया। मास्टर यूशे ने कमरे से बाहर जाते वक्त सोच के जरिए कहा, सोच समझ कर जवाब देना, ये ना भूलना कि मैं दूर जाने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में ही रहूंगा। सईद अहमद इस हकीकत को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो मास्टर यूशे से इख्तलाफ का बाइस बनता। जब पुलिस इंस्पेक्टर वहां से चला गया तो मास्टर यूशे ने सोच के जरिए उनसे कहा, तुमने अपने बयान में मुझे अपना गैर मुल्की दोस्त और मेहमान बनाकर दानिशमंदी का सबूत दिया है। बस इसी तरह मेरे वफादार रहो, मैं भी तुम्हारे काम आता रहूंगा। अगर काम आने का दावा करते हो तो वो माइक्रोफिल्म वापस कर दो। जरूर वापस करूंगा, पहले फरहाद को मेरी गिरफ्त में आने दो। मैंने उसकी बकवास सुनकर उससे दिमागी राब्ता खत्म कर दिया। फिर आंखें खोलकर जहाज की महदूद फिजा में नजरें दौड़ाने लगा। मैं जिस सीट पर बैठा हुआ था उसके साथ ही गुजरने का तंग रास्ता था। रास्ते की दूसरी तरफ सीट पर एक हसीन महजबीन दोशीज़ा बैठी हुई थी, तकरीबन मुझसे 3 फुट के फासले पर थी। मैं जरा झुककर हाथ बढ़ाकर छू सकता था, मगर छूने से वो मैली हो जाती। उसकी ऐसी उजली रंगत थी और चेहरे पर ऐसी चिकनाहट थी जैसे मक्खन के डिब्बे में रखकर उसकी परवरिश की गई हो। चेहरे पर मेरी नजरें देर तक फिसलती रहीं। उसके साथ वाली सीट पर एक अच्छी शक्ल सूरत का नौजवान बैठा हुआ था। वो लड़की से बातें करता तो यूं लगता जैसे खुशामद कर रहा हो। वो उसकी बातों का बहुत कम जवाब देती और कभी कभी चेहरे से बेजारी जाहिर करती। उसे नज़रअंदाज करने के लिए कभी इधर उधर देख लेती। ऐसे ही वक्त उसने मेरी तरफ भी देख लिया। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर उसने मगरूराना अंदाज में होंठ पिचकाए। उसका गुरूर मुझे पसंद न आया, लेकिन उसके पतले खम खाए हुए लब पिचकाते वक्त कुछ और भी खूबसूरत हो गई। वो मेरी मकनातीसी निगाहों की गिरफ्त में आ गई। मैंने चंद साथ के लिए उसकी निगाहों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी आंखों से उसके दिमाग तक पहुंचा, फिर उसे ढील दे दी। इसके बाद उसकी सोच के जरिए ये समझने लगा कि उसका दिल किस बुरी तरह धड़क रहा है। उसका दिल मेरी मोहब्बत से नहीं धड़क रहा था, बल्कि एक अनजाना सा खौफ था। ये कैसी आंखें हैं? नजरें मिलते ही मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा है। ये शख्स खतरनाक मालूम होता है। मैंने उसकी सोच में कहा, खतरनाक नहीं है, मैं समझने में गलती कर रही हूं। दरअसल इसकी आंखें इतनी पुरकशिश हैं कि मैं अपनी मर्जी के खिलाफ इसकी तरफ खींचती चली गई। वो सोचने लगी, जिसे देखो वही अपनी निगाहों के फंदे मेरी तरफ फेंकता है। हसीन होना भी मुसीबत है, मिठास ज्यादा हो तो सारी मक्खियां एक तरफ ही खींचती चली आती हैं। मक्खी कहीं का। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। वो बहुत मगरूर थी। उसके नौजवान साथी ने उसे भिन भिनाते हुए मुखातिब किया, फरियाल,
तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने फरियाल के जहन में कहा। चुप, मक्खी कहीं का। अपनी ही सोच के मुताबिक वही बात उसकी जुबान से निकल गई। उसका साथी तौहीन पर कुछ गुस्से से तमतमाया, फिर सरगोशी में बोला, तुम्हारा दिमाग तो सही है। अगर मैं तुम्हारे नाज उठाता हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मेरी इंसल्ट करो। फरियाल परेशान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने फिर पहले की तरह आंखें बंद कर ली। फिर उसने पलटकर अपने साथी के सामने सफाई पेश की। हशमत, मैं दरअसल इस आदमी के मुतल्लिक सोच रही थी जो दूसरी तरफ आंखें बंद की अपनी सीट पर बैठा है। मैंने तुम्हें नहीं, उसे मक्खी कहा था। हशमत की तसल्ली हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम ऐसी मीठी हो कि तमाम निगाहें बेख्तियार तुम्हारी तरफ उड़ने लगती हैं। इस तरह उड़ने वालों को तुम मक्खी कहती हो। मेरे मुतल्लिक तुम्हारी क्या राय है? मैंने बेख्तियार तुम्हें मक्खी कहा तो तुम नाराज हो गई। तुम मेरी तरफ उड़ना छोड़ दो, फिर मैं अपनी राय दूंगी। मैं दिल से मजबूर हूं। क्या तुम मुझे परवाना नहीं कह सकती? उसकी परवाज में सच्ची लगन होती है। फरियाल ने खिड़की से बाहर परवाज करते हुए बादलों को देखा और पूछा, यह जहाज कितनी बुलंदी पर परवाज कर रहा है? तुम हमेशा की तरह फिर मुझे टाल रही हो। मेरी परवाज में सच्ची लगन है, इसलिए तुम मुझे परवाना कहने से कतरा रही हो। PIA के इस्तियारे की परवाज भी सच्ची लगन है। यह हमें बखैरियत हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। अगर बात सच्ची लगन तक है तो मैं तुम्हें हवाई जहाज क्यों न कहूं? हशमत ने झींप कर मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिर मजाक में टाल रही हो। देखो हशमत, बोर ना करो, मैं कुछ देर खामोश रहना चाहती हूँ। आंखें बंद करते ही मैंने उसकी सोच में कहा, इसकी आंखें कितनी अजीब हैं। मैं आंखें बंद करती हूँ तो दिमाग की आंखों से इसे ही देखने लगती हूँ। इस सोच के साथ ही मेरी आंखें उसके दिमाग में रोशन हो गईं। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी, फिर जरा गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखने लगी। अब मेरी आंखें बंद नहीं थी, इसके बावजूद मैं उसे नहीं देख रहा था। बड़ी बेनियाजी से छत को तक रहा था। मेरे इस रवैये से वो सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं मक्खी नहीं हूं। वो जितनी भी मीठी हो, मैं उसकी तरफ परवाज नहीं करूंगा। थोड़ी देर पहले जो हमारी नजरें टकराई थीं वो महज इत्तफाक था। उसने गुस्से और हकारत से सोचा, नॉनसेंस। बहुत से लोग बदज़ौक और बेहिस होती हैं, फूल और औरत की खूबसूरती को नहीं समझते। ये शख्स छत को देख रहा है। अगर ये बाज़ौक होता तो खिड़की के बाहर उड़ते हुए सफ़ेद बादलों के हुस्न को देखता। वो इंसान ही क्या जो कुदरत के हुस्न को ना देखे, ना समझे, बल्कि एक ठोस छत को यूं ही घूरता रहे। ऐसे घूर रहा है जैसे इस छत को उखाड़कर अपने साथ ले जाएगा। मैंने फौरन ही उसकी सोच में कहा, अगर मैं इसकी घरवाली बन जाऊं तो? ये मैं क्या सोच रही हूं? मुझे क्या हो गया है? मैं बहुत देर से ख्वामख्वाह इसके बारे में सोचे जा रही हूं। मम्मी ठीक कहती हैं, मुझे ऐसे ही नौजवान पसंद आएगा जो मुझसे बेनियाज रहेगा। वो सोचने लगी कि कराची पहुंचकर अपनी मम्मी से किस तरह मिलूंगी और किस तरह उन्हें सफ़र की दास्तान सुनाऊंगी। वो घूम फिर कर फिर मेरे मुतल्लिक सोचने लगी। मैं बेख्तियार मुस्कुराने लगा, मगर उसकी सोच के जरिए कह रहा था, यह शख्स ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे समझ रहा हो कि मैं इसी के मुतल्लिक सोचे जा रही हूँ। वो इस ख्याल से गड़बड़ा गई कि वो क्यों मेरे मुतल्लिक सोच रही है। मैं उसकी परेशानियों से महफूज हो रहा था। आध घंटे बाद मैंने कराची की ज़मीन पर कदम रखा। एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकलकर पता चला कि टैक्सियों की हड़ताल है। जिन मुसाफिरों के पास अपनी कारें थीं वो बड़े आराम से अपने घरों की तरफ जा रहे थे। फरियाल की मम्मी उसे अपनी कार में लेने आई थी। लगेज हॉल के बाहर दोनों माँ बेटी हंस हंस कर बातें कर रही थीं। बातों के दौरान 2 बार फरियाल ने दूर से मेरी जानिब देखा। वो अपनी मम्मी से बातें कर रही थी, मगर मेरे मुतल्लिक सोच रही थी और समझ रही थी कि मैं टैक्सी के इंतज़ार में सारी रात वहां खड़ा रह जाऊंगा। उसकी गर्दन फख्र से तन गई कि उसके पास कार है और मैं बेकार हूं। मैंने उसके जहन में कहा, इस शख्स से सिर्फ एक बार इत्तफाकिया नजरें टकराई थीं। इसके बाद से अब तक मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। शायद इसने मुझे नज़र भर कर नहीं देखा। अगर देख लेता तो बार बार देखने पर मजबूर हो जाता। अगर मैं इसे अपनी कार में लिफ्ट दूं तो ये करीब आकर मुझे देखने पर मजबूर हो जाएगा। उसकी सोच ने झुंझला कर कहा, लानत है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इसे लिफ्ट दूं। वो अपनी मम्मी और हशमत के साथ कार की तरफ बढ़ने लगी। मैंने भी कार की तरफ बढ़ते हुए उनके करीब पहुंचकर उसकी मम्मी को निहायत मुहज्जब अंदाज में मुखातिब किया, मैडम, मैं इस शहर में अजनबी हूं, क्या मुझे शहर तक लिफ्ट मिल सकती है? फरियाल ने अपनी मम्मी के जवाब देने से पहले ही कहा, जिनके पास कारें नहीं होती वो ख्वामख्वाह हमें परेशान करती हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, भी मेरे पास कार नहीं, मगर मैं यहाँ कार ही खरीदने आया हूँ। मेरे इस ब्रीफ केस में 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख की बात सुनते ही मम्मी ने एक जोर की सांस खींची। हैरानी से एक बार मुझे और दूसरी बार ब्रीफ केस को देखने लगी। फिर मुझसे कहने लगी, तुम इतनी बड़ी रकम साथ लिए फिरते हो और दूसरों को बता भी देते हो, क्या तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं? हशमत मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। वो समझ रहा था कि मैं फरियाल पर अपनी अमारत का रोब जमा रहा हूँ।
उसकी मम्मी की सोच कह रही थी। अगर ये रकम मुझे मिल जाती तो कितने ही कर्जे अदा हो जाते। पता नहीं ये नादान लड़का सच कह रहा है या डींगे मार रहा है। हशमत ने नागवारी से मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम इतने अहमक नजर नहीं आते कि इतनी बड़ी रकम साथ लिए फिरो। तुम ख्वामखा अपनी इमारत का रोब क्यों जमा रहे हो? मैंने ब्रीफ केस को डिग्गी के ऊपर रखते हुए कहा, मैं ख्वामखा रोब नहीं जमाता, जो सच है वही कहता हूँ। ये कहकर मैंने ब्रीफ केस खोल दिया। ब्रीफ केस खुलते ही फरियाल और मम्मी की सांसें ऊपर की ऊपर रह गईं। मम्मी ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा, बंद करो, इसे जल्दी बंद करो। लड़के, तुम अहमक हो, किसी ने देख लिया तो? मम्मी ने खुद ही ब्रीफ केस को जल्दी से बंद कर दिया। फिर गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, चलो गाड़ी में बैठो। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो अपनी हमाकतों से इस शहर में लुट जाओगे। मैंने ब्रीफ केस को लॉक करके उसे मम्मी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मम्मी इसे आप ही रखें। जब मेरी मम्मी जिंदा थी तो मुझे आप ही की तरह डांटती थी और मुझसे पैसे छीन कर रख लेती थी। आप भी तो मेरी मम्मी जैसी हैं। वो ब्रीफ केस को हाथों में लेकर यूं खिल गईं जैसे सारे जहान की दौलत हाथ आ गई हो। उन्हें वक्ती तौर पर दौलत मिली, मगर वो जुबान से कह रही थी, मुझे तुम्हारी सूरत में बेटा मिल गया है, मगर नादान बेटा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दौलत देखी है, मगर दौलत तो आनी जानी चीज है। तुम्हारे जैसा बेटा इत्तफाक से ही मिलता है। वो इतनी मोहब्बत से मुझे बेटा कह रही थी कि मैं यकीनन उनकी मोहब्बत के फ्रेम में आ जाता। मगर है टेलीपैथी के इल्म, तेरा शुक्रिया, तू मुझे इंसानों के असली छुपे हुए बदनुमा चेहरे दिखा देता है। इंसान इसलिए दोगली हरकतों का हामिल होता है कि उसकी मीठी जुबान के पीछे छुपी हुई मक्कारियों को दूसरे लोग नहीं समझते। उस वक्त मम्मी का जहन बड़ी तेजी से सोच रहा था कि मुझे किस तरह वो अपनी मीठी छुरी तले रख सकती हैं। वहां सबसे मीठी फरियाल थी। जब हशमत ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो मम्मी ब्रीफकेस लेकर फौरन ही उसके साथ वाली सीट पर बैठ गईं, ताकि फरियाल मेरे साथ पिछली सीट पर बैठ सके। मैंने कनखियों से फरियाल को देखा। वो कदरें नरम पड़ गई थी। जो तेवरियां चढ़ी रहती थी वो उतर गई थी। वो अपने गुरूर को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैं फरियाल से बाद में भी निमट सकता था, लिहाजा उसे छोड़कर उसकी मम्मी के जहन को पढ़ने लगा। वो बूढ़ी औरत हशमत की मौजूदगी से नागवारी महसूस कर रही थी, क्योंकि हशमत अकब नुमा आईने को फरियाल की तरफ सेट करने के बाद ये देख रहा था कि मैं उसकी महबूबा से कितने करीब हो चुका हूं। ये बात मम्मी को नागवार गुजर रही थी। वो सोच रही थी, हशमत इसी तरह सर पर सवार रहा तो ये नादान लड़का हाथ से निकल जाएगा। मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगी। ये मुझे मम्मी कहता है, मैं इसे माँ का प्यार देकर रोक लूंगी। ये दुरुस्त है कि हशमत भी खानदानी रईस है, मगर कंजूस है। नोट गिन गिन कर निकालता है और बैंकों में छुपा छुपा कर रखता है। इसके मुकाबले में ये लड़का बहुत फराख दिल है। ब्रीफकेस खोलकर 2 लाख रुपए यूं दिखाए जैसे कोई बात ही ना हो। मालूम होता है ये भी खानदानी रईस है। मैंने तो इसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं। ये सोचते हुए वो पलटकर मुझसे पूछने लगी, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फरहाद है, मगर मैंने अब तक किसी शीरी के लिए नहर नहीं खोदी। मेरी बात पर वो इस तरह खिलकर कह लगाने लगी जैसे मैंने पेट पकड़कर हंसने वाला लतीफ़ा सुनाया हो। मैंने देखा फरियाल के लबों पर भी धीमी धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। मम्मी ने कहूँ की ताल पर कहा, मालूम होता है अब तक तुम्हें कोई शीरी नहीं मिली। मैंने संजीदगी से जवाब दिया, शीरी तो बहुत मिलती है, मगर कुदाल नहीं मिलती। मिलती तो नकब लगाकर किसी शीरी के घर में पहुंच जाता। वो फिर हंसते हुए कहने लगी, तुम बहुत जिंदा दिल हो। मेरी फरियाल को जिंदा दिली बहुत पसंद है। संजीदा लोगों से तो ये दूर भागती है। हशमत ने तल्ख लहजा में कहा, मम्मी पहले आप मेरी संजीदगी को देखकर कहती थीं कि फरियाल को संजीदगी पसंद है। आप बड़ी जल्दी अपनी बेटी के मिजाज को बदल देती हैं। फरियाल ने बड़ी देर के बाद तुनक कर कहा, हशमत तुम मेरी मम्मी की इंसल्ट कर रही हो। ये मेरे मिजाज को क्यों बदलेंगी? जिंदा दिली किसे पसंद नहीं होती, मुझे भी पसंद है। हशमत ने गुस्से से कहा, यह तुम नहीं कह रही, तुम्हारी जुबान से इस अजनबी के 2 लाख रुपए कह रही हैं। हो सकता है कि इस अजनबी के पास 2 लाख से ज्यादा ना हो। क्या तुम इसके बाद मेरी तरफ वापस आओगी? फरियाल ने चीख कर कहा, यू शट अप। तुम फरहाद साहब को यह तासुर देना चाहते हो कि हम दौलत के लालची हैं और इस लालच में तुम्हारे जैसे बदजुबान से ताल्लुकात बढ़ाते हैं। फौरन गाड़ी रोको और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं तुम जैसों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हशमत ने लापरवाही से कहा, यह गाड़ी तो तुम्हारी कोठी पर पहुंचकर ही रुकेगी। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं कोठी पर पहुंचकर तुम माँ बेटी से निमट लूंगा। मैंने फरियाल से कहा, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से यह शख्स तुमसे बदजुबानी कर रहा है। मैं समझ रहा हूं कि एयरपोर्ट से यह मुझे दुश्मन की तरह देखता रहा है। तुम लोगों के मुतल्लिक इसलिए गलत बातें कर रहा है कि मैं बेदक कर अपने 2 लाख रुपए लेकर यहां से भाग जाऊं। मगर मैं इतना नादान नहीं हूं। मैंने मम्मी के चेहरे पर ममता का नूर देखा है। ऐसी अल्ट्रा मॉडर्न माएँ तो नसीब वालों को ही मिलती हैं। मम्मी ने खुश होकर मेरी बलाएं लेनी चाहिए, मगर ना ले सकी, क्योंकि बलाएं लेने वाले हाथों में 2 लाख रुपए का ब्रीफकेस दबा हुआ था।
वो मुझे जुबान से दुआएं देने लगी। उसके पास बैठा हुआ अशमत मुझे बुरा भला कह रहा था और चैलेंज कर रहा था कि कोठी में पहुंचकर वो मुझसे भी निमट लेगा। फरियाल भी अपनी मम्मी की तरफ से उसे बातें सुना रही थी। कार के अंदर अच्छा खासा शोर मच गया। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी नकार खाने में पहुंच गया हूं। हशमत सोच रहा था कि कोठी में पहुंचते ही वो कार से उतरेगा और मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे बाहर खींच लेगा। फिर मुझे फरियाल के सामने इतना पीटेगा कि फरियाल को मर्द की सही पहचान हो जाएगी। वो शेख चिल्ली की तरह ख्याली पुलाव पकाता जा रहा था। कोठी के अहाते में पहुंचकर उसने कार रोक दी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आना चाहता था। उसने मुझे ऐसे ही मिट्टी का पुतला समझ लिया था कि वो बाहर निकलकर मुझे मारता और मैं खामोशी से मार खा लेता। मैंने उसे इतना मौका ही नहीं दिया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर उतरने के लिए दरवाजे के हैंडल की तरफ अपना हाथ ले जा रहा था। मैंने उसकी सोच में कहा, दरवाज़ा इस तरह नहीं खुलेगा, मुझे रिवाइंडर की तरफ हाथ ले जाना चाहिए। उसका हाथ बेख्तियार रिवाइंडर की तरफ गया और उसे घुमाने लगा। दरवाज़ा खुलने की बजाय उसकी खिड़की का शीशा ऊपर चढ़ने लगा। फिर जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो एक झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैंने फिर उसके दिमाग को कंट्रोल करते हुए कहा कि उसे सीधा बरामदे की तरफ जाना है। वो बेख्तियार बरामदे की तरफ चला गया। इस दौरान हम सब कार से बाहर निकल आए। फरियाल और उसकी मम्मी हैरानी से देख रही थी कि वो बरामदे के आखिरी सिरे तक क्यों जा रहा है। बरामदे के आखिरी सिरे पर मिट्टी के बड़े बड़े गमले रखे हुए थे जिसमें नए पौधे उग रहे थे। उसके दिमाग में उसकी अपनी सोच नहीं थी, वहां सिर्फ मैं ही था। उसकी सोच उभरना भी चाहती तो मेरी सोच की कुव्वतें उसे दबा देती। मैंने उसकी सोच में कहा, ये गमले पौधों के लिए नहीं बल्कि हमारे बैठने के लिए है, मुझे बैठ जाना चाहिए। उफ, मैं बहुत थक गया हूँ। ये सोचते ही वो गमले की गीली मिट्टी पर बैठ गया। मम्मी ने चीख कर कहा, अरे अशमत, तुम्हें क्या हो गया है, तुम कहाँ बैठ गए हो? मम्मी की बातें सुनकर वो चौंक गया। वो एकदम से उठकर खड़ा हुआ। मेरी सोच ने उसे फिर बिठा दिया। फरियाल को बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने मम्मी से पूछा, क्या इस आदमी को गुस्सा आता है तो ये पागल हो जाता है? हशमत ने दूर से चीख कर कहा, तुम पागल हो, पागल के बच्चे। वो गमले से उठकर मेरी तरफ आना चाहता था लेकिन गीली मिट्टी के बायस इस हद तक गमले में धंस गया था कि वहां से निकलने के लिए उसे सहारे की जरूरत थी। मैंने आगे बढ़कर उसके सर पर चपत लगाई। वो गुस्से से तिलमिला गया। उठने की कोशिश की तो गमले के साथ गिर पड़ा। गमला टूटने की वजह से वो आजाद हो गया। वो मुझ पर हमला करने के लिए फौरन ही जमीन पर से उठने लगा। मैंने उसके मुंह पर जोर की ठोकर मारी। मेरे जूते की नोक उसकी नाक पर पड़ी। वो बरामदे के फर्श पर जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगा। उसकी नाक और मुंह से खून बहकर फर्श पर टपक रहा था। फरियाल और मम्मी खामोशी से उसके पिटने का तमाशा देख रही थी। उसने दोनों माँ बेटियों को धमकी दी थी कि वो कोठी में पहुंचकर उनसे निमट लेगा। निमटने का मतलब यही था कि मम्मी ने उसे अच्छी खासी रकम कर्जे के तौर पर ली थी। वो उस रकम का सख्ती से मुतालबा करने वाला था। मम्मी खुश थी कि एक ही बार मार खाने के बाद वो रकम का मुतालबा करना भूल जाएगा। मैंने उसे मुतालबा करने का मौका ही नहीं दिया। वो एक ही ठोकर में बेहोश हो गया। मेरे कहने पर फरियाल दौड़कर छोटी सी बाल्टी में पानी ले आई। मैंने वो तमाम पानी उसके चेहरे पर डालकर उसे होश में लाना चाहा। उसने कराहते हुए इधर से उधर करवट ली, फिर रफ्ता रफ्ता होश में आकर बैठ गया। थोड़ी देर तक वो आंखें फाड़े खाली खाली नजरों से हम तीनों को देखता रहा। फिर उठकर खड़ा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गाड़ी की डिग्गी तक गया। वहां से उसने अपना सूटकेस निकाला। फिर कार की चाबी मम्मी के कदमों के पास फेंकता हुआ कोठी के अहाते से बाहर चला गया। मम्मी ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा, खसकम जहां पाक, बेटे तुम्हारी वजह से पीछा छूट गया, वरना ये तो हमसे कंबल की तरह लिपट कर रह गया था। वो बातें करती हुई मुझे ड्राइंग रूम में ले आई। फिर मुझे वहां बिठाकर अपनी बेटी के साथ दूसरे कमरे में चली गई। मेरा ब्रीफकेस बदस्तूर उनके हाथ में था। दूसरे कमरे में पहुंचते ही फरियाल ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी हशमत को क्या हो गया था? कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। अचानक ही उसका पागल हो जाना क्या अजीब सी बात नहीं है? बेटी, वो रकाबत और गुस्से से पागल हो गया था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले कभी फरहाद जैसा दौलतमंद रकीब उसके सामने नहीं आया। सारे जो भी तलबगार आते थे वो इसके सामने कमजोर पड़ जाते थे। दौलतमंद भी है और दलेर भी। तुमने देखा नहीं, उसने एक ही ठोकर में उसके होश उड़ा दिए। अपनी मम्मी की बातें सुनकर फरियाल चश्मे तसव्वुर में मुझे देखने लगी। मम्मी की तजुर्बाकार निगाहें बड़ी खामोशी से अपनी बेटी के चेहरे को टटोल रही थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, फरियाल, फरहाद बहुत अच्छा लड़का है। सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि वो दौलतमंद है। दूसरी अच्छाई यह है कि जरा अहमक है। उसने बगैर सोचे समझे इतनी बड़ी रकम मुझे रखने के लिए दे दी। जिस मर्द में ये सब खूबियां हों वो आगे चलकर एक फर्माबरदार शौहर साबित होता है। मैंने खाना तैयार कर दिया है, तुम जाकर खाना लगाओ, उसके साथ बैठकर खाओ और तन्हाई में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो। फरियाल खाना लगाने के लिए चली गई और मम्मी मेरे पास आकर मुझे बोर करने लगी। बोरियत इसलिए हो रही थी
कि वो एक होने वाली सास की तरह मेरा खानदानी शजरा पूछ रही थी, और मैं फरहाद अली तैमूर के नाम की मुनासबत से अपना शजरा तारीख के तैमूर लंग से मिला रहा था और उन्हें बता रहा था कि मेरे लाहौर के एक मकान में तैमूर लंग का तारीखी खजाना दफन है। वो हमारे खुशी के पहलू बदलते वक्त सोफे पर से फिसल फिसल जा रही थी। जब फरियाल ने मुझे डाइनिंग रूम में चलने के लिए कहा तो मम्मी ये कहकर अपने बेडरूम में चली गई कि वो पहले ही खा चुकी हैं। मैं फरियाल के साथ डाइनिंग रूम में आ गया। जिंदगी कहाँ कहाँ दौड़ाती है, कभी तपती धूप में चलाती है, कभी जुल्फों की ठंडी छांव में बिठाती है। मैं कभी सोच भी ना सकता था कि दौड़ते दौड़ते फरियाल जैसी हसीन दोशीज़ा के करीब आकर बैठ जाऊंगा। रात थी, तन्हाई थी, खिड़की के बाहर चांद मुस्कुरा रहा था। इस वक्त मैं अपने तमाम दुश्मनों को भूलकर सिर्फ मुस्कुराना चाहता था। पहले पहल वो चुपचाप सी रही, फिर मैंने उसे बोलने पर मजबूर किया तो वो आम औरतों की मानंद रिकॉर्डर की तरह बोलने लगी। वो बता रही थी कि 3 बरस पहले उसके डैडी का इंतकाल हो गया। उसके बाप ने जितनी दौलत छोड़ी थी वो सारी दौलत उसकी मम्मी 3 साल के अंदर जुए में हार गई। उसकी मम्मी को फ्लैश और रमी खेलने का मर्ज लग गया है। अब सिर्फ ये कोठी और वह पुरानी सी कार रह गई है। ताश खेलने के सिलसिले में वो हशमत से 12,000 रुपये ले चुकी है। वो अपनी मम्मी की इस बुरी आदत से बेजार थी। चूंकि अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी इसलिए उनकी आदत बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन उसे ये बात बहुत बुरी लगती थी कि मम्मी जिससे भी रुपए कर्ज लेती हैं उसे ये लालच देती हैं कि वो अपनी बेटी की शादी उससे कर देंगी। हशमत भी यही उम्मीद लेकर उसके पीछे पड़ गया था। वो बड़ी उदासी से कहने लगी, मैं कब तक अपनी मम्मी के हाथों में ताश का पत्ता बनी रहूंगी। जब भी उन्हें दौलत हासिल करने के लिए तुरप चाल चलनी पड़ती है वो मुझे आगे बढ़ा देती हैं। मैं कोई बेजान पत्ता तो नहीं हूँ, आखिर इंसान हूँ। एक अच्छे जीवन साथी के साथ अपने घर की एक जन्नत बनाना चाहती हूँ। मुझे यूं लगता है जैसे मैं ये सपना देखते देखते मर जाऊंगी। ये कहते कहते अचानक उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं फौरन ही अपनी जगह से उठकर उसके पास आया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उन सच्चे आंसुओं को रुमाल में जज्ब करने लगा जो उसके दिल से निकल रहे थे। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए समझ रहा था कि जो कुछ वो कह रही है उसमें जरा बराबर झूठ नहीं। जब उसकी सच्चाई सामने आई तब मैंने तस्लीम किया कि ऐसी लड़की को हालात के तहत यकीनन मगरूर होना चाहिए। जिंदगी ने उसे यही सिखाया था कि वो मगरूर बनकर ही अपने पास आने वाले मर्दों से दामन बचा सकती है। उसकी मम्मी बड़े बड़े कर्जे लेने के लिए नौजवानों से उसकी दोस्ती कराती थी और फरियाल अपनी जहानत से उन नौजवानों को टालती रहती थी कि वो अभी उनसे शादी करने के मुतल्लिक संजीदगी से सोच रही है। मैं औरत के आंसुओं से कभी मुतासर नहीं हुआ क्योंकि अक्सर वो मगरमच्छ के आंसू होते हैं, लेकिन मेरी ख्याल ख्वानी ने मुझे यकीन दिलाया कि फरियाल के आंसू दिल की गहराइयों से निकल रही हैं। वो वाकई मजलूम है। मुझे उस पर बड़ा प्यार आ रहा था। इतनी हसीन लड़की अपनी उम्र की बहारें यूं ही ज़ाया कर दे और अपने ख्वाब पूरे ना कर सके, ये मुझे गवारा ना था। मैंने उससे कहा, फरियाल जिस तरह मैंने तुम्हारे आंसू पहुंचे हैं इसी तरह मैं तुम्हारे ख्वाब भी पूरे करूंगा। तुम किसी ऐसे नौजवान का इंतखाब करो जो तुम्हारे साथ पूरी सच्चाई और मोहब्बत से एक खुशगवार जिंदगी गुजार सके। मैं तुम्हारी मम्मी के तमाम कर्जे अदा करके उन्हें मजबूर कर दूंगा कि आइंदा वो तुम्हें ताश के पत्ते की तरह इस्तेमाल न करें। मेरा आंसू पहुंचने वाला हाथ उसके सामने मेज पर रखा हुआ था। वो मेरी बात का जवाब देने की बजाय आगे को झुकी और मेरे हाथ पर अपने रुखसार की मुलायमत को रख दिया। उसकी इस अदा से यह समझना मुश्किल था कि उसने जीवन साथी के तौर पर मुझे पसंद किया है या महज मेरी हमदर्दी से मुतासिर होकर मेरी हथेली पर झुक गई है। उसके रुखसार की तपिश मेरी हथेली से मेरे दिल तक पहुंच गई। औरत की अदाएं उलझा देती हैं, लेकिन मैं अदाओं में उलझने वाला बंदा नहीं। मैं तो उसके ज़हन को पढ़ रहा था। वो मेरे हाथ का सहारा लिए सोच रही थी, मुझे इससे अच्छा सहारा और कहाँ मिलेगा। दूसरी हसीन लड़कियों की तरह मुझे भी अपने हुस्न पर नाज था। मुझे यकीन था कि मैं तलाश करते करते अपने सपनों के शहजादे तक पहुंच जाऊंगी, और मैं पहुंच गई हूं, मगर जुबान से कैसे कहूं। मैं इस सोच को पढ़कर उलझ गया क्योंकि मैं सपनों का शहजादा बन सकता था, जीवन साथी नहीं। फरियाल के सामने मेरे अंदर का इंसान जाग रहा था। जो गलतियां मैंने माजी में की वही गलती मैं फरियाल के साथ नहीं दोहराना चाहता था। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, फरियाल, मैं अच्छी तरह नहीं समझ सका कि तुमने मेरे हाथ का सहारा क्यों लिया है। अगर तुम महज हमदर्दी से मुतासिर हो तो मैं एक दोस्त की तरह तुम्हारे काम आऊंगा, मगर किसी का जीवन साथी नहीं बन सकता क्योंकि मैं एक आवारा पत्ते की तरह हालात के झोंकों पर उड़ता फिरता हूं। बहुत सी मजबूरियां ऐसी हैं कि मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। फरियाल ने सर उठाकर सवालिया नजरों से मुझे देखा, फिर नजरें झुकाकर आहिस्तगी से बोली, मजबूरी है या आप बड़ी खूबसूरती से टाल रही हैं। यह सोचकर ही मैं मर जाऊंगी कि आपने मुझे अपने काबिल नहीं समझा। मेरा दिल बहुत नाजुक है, मैं अपनी ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तुम यकीन करो फरियाल, मैं बहुत मजबूर हूं। सफर के दौरान जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा
तो तुम्हें हासिल करने के लिए मेरा दिल मचल गया। मगर तुम्हारे हालात सुनने के बाद मेरे ज़मीर ने मुझे समझाया है कि मैं तुम्हारी मासूमियत से ना खेलूं, और मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रह सकता कि मैं बहुत से खतरनाक दुश्मनों में घिरा हुआ हूं। कभी दुश्मनों पर मेरा पल्ला भारी होता है, कभी वो भारी पड़ते हैं तो मैं उनसे छुपता फिरता हूं। इसी तरह छुपता हुआ मैं यहां तक पहुंच गया हूं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो दुश्मन कब यहां पहुंच जाएंगे। मुझे यहां से भी भागना पड़ जाएगा। तुम मेरे साथ कहां कहां तक भागती फिरोगी? उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं आपके साथ दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक भागती फिरूंगी। आप मुझे आजमा कर देख लें। मैं अभी तन्हा हूं। दुश्मनों से लड़ता हूं तो अपनी जान की परवाह नहीं करता। आग और खून के दरिया से गुजरता चला जाता हूं। तुम साथ होगी तो मैं तुम्हारे लिए फिक्र में मुब्तला हो जाऊंगा। यही तो औरत चाहती है कि कोई उसकी फिक्र करे। कोई फिक्र करता है तो उसकी मोहब्बत का सबूत मिलता रहता है। सिर्फ अपने लिए लड़ना कोई बड़ी बात नहीं। मेरे लिए खतरात में कूदोगे तो यही मर्दानगी होगी। वो कितने सलीके से अपनी मोहब्बत और अहमियत का एहसास दिला रही थी। दुश्मनों के भयानक चेहरे देखते देखते अचानक ही मोहब्बत का दमकता मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाए तो जिंदगी के हुस्न का मफहूम वाज़ेह हो जाता है। जी चाहता है कि थक कर अपनी मोहब्बत की बाहों में गिर पड़े, मगर बाहों में गिरने से पहले मैंने उससे कहा, तुम मेरे मुतल्लिक कुछ नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मैंने तुम्हारी मम्मी से झूठ कहा था कि मैं खानदानी रईस हूं। आज मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। हो सकता है कि कल फूटी कौड़ी ना हो। वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई और मेरे बिल्कुल करीब आकर बोली, आप मेरे सामने रुपए पैसे की बातें ना करें। रुपए मम्मी की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत आप हैं। मैं इतना जानती हूं कि आपके पास फूटी कौड़ी नहीं होगी तब भी आप मेरे लिए रोटी कपड़े की फिक्र करेंगे। मर्द की इसी फिक्र का दूसरा नाम इज़्दवाजी मोहब्बत है। उसकी बातों में सदाकत थी और वो अपने आप को सिर्फ मेरे लिए मखसूस कर रही थी, तो मैं इनकार कैसे कर सकता था। मैंने उसी लम्हे फैसला कर लिया कि मुझे आग और खून के दरिया से गुजरते वक्त एक ऐसी हस्ती की ज़रूरत है जो अपने प्यार से ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं को रोशन करती रहे। वो मेरे साथ खतरात में कूद जाया करे। जब दुश्मन तकलीफ पहुंचाए तो वो मोहब्बत का मरहम लगाती रहे। मेरी जख्मी ज़िंदगी को एक नर्स की ज़रूरत है। मैंने उसे गले लगा लिया कि अब वो मेरी तीमारदारी बन गई थी। जब सुबह हुई तो मुझे ज़रा अकल आई, इसलिए कि बड़ी देर तक मैंने मास्टर यूशे को भुला दिया था। वो तो मेरे नसीब अच्छे हैं कि वक्त पर अकल आ जाती है। मैंने मास्टर यूशे के जहन में झांक कर देखा तो एकदम से चौंक गया। वो किसी तैयारे में सफ़र कर रहा था और मादाम के साथ इसी शहर की तरफ चला रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसे इतनी जल्दी कोई गाइड मिल जाएगा। बाद में उसकी सोच के जरिए पता चला कि वो किसी गाइड का सहारा लिए बगैर ही चला रहा है, जिसके साथ मादाम हो और जो सूंघ सूंघ कर उसकी मंजिल का पता बता देती हो। ऐसा शख्स भला गाइड का क्या मोहताज होगा। अभी वो तैयारे में सफ़र कर रहा था। कोई गैर मुल्की तैयारा था जो कराची से होता हुआ मगरबी ममालिक की तरफ जा रहा था। मास्टर यूशे वक्त ज़ाया किए बगैर मुझ तक पहुंचने वाला था। मैं उसके ज़रिए एयर होस्टेस की आवाज़ सुन रहा था। वो मुसाफिरों से कह रही थी कि उनका जहाज़ 1 घंटे बाद कराची पहुंच जाएगा। ये 1 घंटा मेरे लिए बहुत था। अब मुझे वहां से फरार होने का मंसूबा बनाना था। मास्टर यूशे मुझ पर काबू पाने के लिए किस हद तक बेचैन हो गया था, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता था कि वो अपने असूल के खिलाफ तमाम रात जागता रहा। मैं बैठा सोच रहा था और मेरे चेहरे से परेशानी के आसार जाहिर हो रहे थे। फरियाल ने पूछा, क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं? मैं उसे क्या बताता कि मैं किस तरह अपने दुश्मनों को करीब आता देख रहा हूँ। वो काबिल एतमाद थी, इसके बावजूद मैं पहली मुलाकात में ही नहीं बताना चाहता था कि मुझ में कैसी हैरत अंगेज सलाहियतें पोशीदा हैं। रफ्ता रफ्ता उस पर अपनी सलाहियत जाहिर करना मुनासिब था। मैंने बात बनाते हुए कहा, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि मेरे पाँव में चक्कर है। मैं ज़्यादा देर तक एक जगह नहीं ठहर सकता और अब तुम्हें अपने पीछे छोड़कर तन्हा आगे भी नहीं बढ़ सकता। मैं अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा, मेरे इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपके साथ साय की तरह रहूंगी। मगर आपको यहाँ क्या तकलीफ है? आप इतनी जल्दी मुझे कहाँ ले जाएंगे? देखिए, आप कुछ ख्याल न करें। अब मुझे पूछने का हक हासिल हो गया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी वक्त नहीं है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। यहाँ से निकलकर मैं रास्ते में तुम्हें तमाम बातें बता दूंगा। अपनी मम्मी से जाकर कहो कि वो अपनी कार हमें दे दें। 2 लाख रुपए अपने पास रखें, अपने कर्जे अदा करें और आराम से जिंदगी गुजारें। तुम उनके अखराजात के लिए पैसे भेजती रहोगी। फरियाल ने हैरानी से पूछा, कि आप मम्मी को इतनी बड़ी रकम यूं ही दे देंगे? इसके बगैर वो तुम्हें आज़ाद नहीं करेंगी। जल्दी जाओ, वक्त बर्बाद ना करो। वो मम्मी के कमरे की तरफ जाने लगी। उसके जाने के बाद मैंने रिस्ट वॉच को देखा ताकि मालूम कर सकूं कि कितना वक्त गुजर चुका है, मगर कलाई की घड़ी बंद हो चुकी थी। घड़ी देखकर यह मालूम नहीं हो सकता था कि खतरे की आमद में कितने मिनट रह गए हैं।
उसी वक्त मुझे मम्मी के कमरे की तरफ से फरियाल की चीख सुनाई दी। वो ऐसी दिल हिला देने वाली चीख थी कि मैं उछलकर खड़ा हो गया। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। मैं बौखलाहट में यह समझ ना सका कि देखते ही देखते 1 घंटा कैसे गुजर गया और कैसी आंधी की तरह मादाम अपने मास्टर यूशे को लेकर सर पर पहुंच गई है। मैंने एक जस्त में स्विच बोर्ड के पास पहुंचकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी, दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया ताकि मादाम भू सूंघती हुई कमरे के अंदर ना आ सके और कमरे के अंधेरे में मास्टर यूशे मेरे नकली चेहरे की नकाब को शाई ना कर सके। फौरी तौर पर मुझे बचाव का यही रास्ता नजर आया, मगर मैंने बौखलाकर खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था। फरार होने के लिए इस बंद दरवाजे के सिवा दूसरा रास्ता ना था।